Hello students, welcome to S-Class Institute of English in collaboration with Pragyansh Classes. This is the session 4 of uses of modals or modal auxiliary verbs. प्रिय स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि हम लोग मॉडल्स को पूरे विस्तार से कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। होप करते हैं कि आपको ये पूरी की पूरी जानकारी आपको मॉडल्स से मिल रही होगी। उससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूं। ये एक चैलेंजिंग आपके लिए वीडियो जा रहा है। कई किताबों को अध्ययन करने के बाद उसकी सारी किताबों के एक निचोड़ के रूप में आपको मैं ये मॉडल्स को दे रहा हूं। इसलिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, निश्चिंत रहें कि इसको देखने के बाद आपको और किसी भी किताब को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल आयुर्वेदिक दवा की तरह सारे चीजों का अर्थ निकाला हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज यूज ऑफ शुड। मैं बता दूं, शैल का पास्ट शुड होता है, कॉमनली ऐसा हम मानते हैं। लेकिन जैसा कि मैं जब शैल पढ़ाया था तो आपको ये बताया था कि शैल जो होता है वो गा गे गी गे का फॉर्म जो है वो फ्यूचर में बताने के लिए लेता है, जबकि शुड का अपना अर्थ जो होता है वह होता है चाहिए। तो कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कि चाहिए के अर्थ में शैल का प्रयोग आप कर लें। इसको हम पास्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जब रूल्स पढ़ेंगे तो वहां पे एक रूल आएगा जिसमें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलते हैं तो वहां पर इसका मेन फंक्शन दिखाई देता है प्रेजेंट को पास्ट में करने का, यानी कि शैल को शुड में करने का। बस सिर्फ एक जगह पर ही इसकी वो पास्ट रूप दिखाई देने वाली रूप बनती है। अदरवाइज इसका अपना एक शाब्दिक अर्थ होता है जिसका मतलब होता है शुड। आइए रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। शुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब कर्तव्य। एडवाइस यानी किसी प्रकार की सलाह देना। इंस्ट्रक्शन यानी कि किसी प्रकार का आपको चेतावनी देना या उसको इशारा करना है, इशारे में बताना कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, यानी कि संकेत देना। पॉसिबिलिटी, किसी काम के होने की संभाविता दिखती है, ऐसा हो सकता है। या फिर ऑब्लिगेशन दिखता है, यानी कि नैतिक कर्तव्य या जिम्मेवारी बनती है। इन सारे मीनिंग को जब हम फुलफिल करते हैं तो शुड का प्रयोग यानी चाहिए का प्रयोग करके इसको पूरा कर लेते हैं। अब आप एक एक एग्जाम्पल पर देखें, स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं। पहला एग्जाम्पल में वी शुड लव आवर कंट्री। हम लोगों को अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, हम लोगों की एक ड्यूटी हो गई, एक कर्तव्य जैसा चीज हो गया कि हम लोग अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। क्लियर है? अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट ए डॉक्टर। आपको तत्काल ही एक चिकित्सक को संपर्क करना चाहिए, यानी कि एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो एक प्रकार का हम नसीहत दे रहे हैं, एक सलाह दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल में आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, संकेत के रूप में, सांकेतिक रूप में एक निर्देश दिया जा रहा है। आप परीक्षा देते हैं उसमें आप देखेंगे कि इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं बहुत सारे। तो यहां पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, स्टूडेंट्स शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। यानी कि विद्यार्थियों को प्रत्येक प्रश्न को अटेम्प्ट करना चाहिए, यानी कि बनाना है, उसको सॉल्व करना है। तो यहां एक इंस्ट्रक्शन के रूप में, वो एक निर्देश के रूप में हो गया। अलग अलग चाहिए का भाव देख रहे हैं आप कैसे निकल रहा है। एक में चाहिए कर्तव्य बन गया, एक में चाहिए सलाह बन गया, एक में चाहिए निर्देश बन गया। अब देखते हैं कैसे संभाविताएं बनती है, संभावना बनती है। वी शुड विन द मैच। हम लोग ग्रुप में बैठे हैं और मैच देख रहे हैं और आपस में बात की है कि वी शुड विन द मैच, हम लोगों को मैच जीतना चाहिए। यानी कि आपके अंदर में एक संभावना बन रही है कि हम लोग को मैच जीत जाना चाहिए। अब आता है ऑब्लिगेशन, जिसको बोलते हैं कि नैतिक कर्तव्य। ड्यूटी से थोड़ा सा ज्यादा गंभीर हो जाता है। जैसे दे शुड सर्व देयर मास्टर ऑनेस्टली। उनको, उन लोगों को अपने मालिक का ईमानदारी पूर्वक सेवा करना चाहिए। उनको अपने मालिक का ईमानदारी पूर्वक सेवा करना चाहिए, यानी कि उसकी वो नैतिक कर्तव्य बनती है, यानी कि मॉरल ड्यूटी बनती है, जिसको कि हम एक शब्द में ऑब्लिगेशन बोलते हैं, इसको दूसरे शब्द में मॉरल ड्यूटी भी बोल सकते हैं आप। तो ये रहा मेरा शुड का पहला रूल। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं।
रूल नंबर 2 लिखा हुआ है, should is also used in the form of interrogative sentence to express advice or instructions. अब जैसा कि हम लोगों ने एडवाइस और इंस्ट्रक्शन को रूल नंबर 1 में भी पढ़ा, लेकिन ऊपर के रूल में हम लोगों ने अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस के रूप में पढ़ा। आप इससे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, किसी को सलाह देने के लिए, किसी को निर्देश देने के लिए आप प्रश्नवाचक वाक्य में भी इस बात को रख सकते हैं, जैसे शुड यू इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट दिस एक्सीडेंट। इसमें यहां इंस्ट्रक्शन हो गया कि क्या आपको इस घटना के लिए, इस दुर्घटना के लिए पुलिस को सूचना देना चाहिए। ये एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं मैं। दूसरे सेंटेंस में मैं एक इंस्ट्रक्शन की जगह पे एक एडवाइस दे रहा हूं, और वो है शुड यू टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली। क्या आपको एक गिलास दूध पीना चाहिए? क्या आपको प्रतिदिन एक गिलास दूध पीना चाहिए? ये एक एडवाइस के रूप में, प्रश्न के रूप में एडवाइस दे रहे हैं। तो ये एडवाइस और इंस्ट्रक्शन इंट्रोगेटिव फॉर्म में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पर। रूल नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है, शुड इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ शैल, जो कि मैंने स्टार्ट में ही बताया था, इन द पास्ट टेंस। शुड का प्रयोग शैल की जगह पास्ट टेंस में होता है। कब? बट इट इज यूज्ड इन द पास्ट फॉर्म। ये पास्ट फॉर्म में तब यूज होता है जब डायरेक्ट स्पीच इज चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में अगर शैल लिखा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम शैल को शुड बनाते हैं। आपको फिर से एक बार ख्याल करा दें कि इन्वर्टेड कॉमा के पहले एक बात का ख्याल जरूर रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा के पहले क्या पास्ट है। जैसा कि आप एग्जांपल पे आ जाता हूं, मैं आपको एग्जांपल पे समझाता हूं। आई सेड, यहां पर देखिए क्या कि एग्जांपल में हमको इन्वर्टेड कॉमा के पहले सेड मिल गया, यानी कि पास्ट है, तभी ये रूल लागू होता है। तब हम आगे जब लिखा है कि आई शैल नॉट गो देयर, उसको जब चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो मैं ऐसा लिख दिया मैंने कि आई सेड दैट आई शुड नॉट गो देयर। मैंने कहा कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर शैल को शुड में कन्वर्ट किया गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इन्वर्टेड कॉमा के पहले सेड यानी पास्ट लिखा हुआ था, तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में किए तो दोनों सेंटेंस को बैलेंस कर लिए, आई सेड आई शुड, इस तरीके से सेंटेंस बैलेंस हो गया। इसी एक जगह पे शैल को शुड का पास्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। अदरवाइज शुड का अपना ओरिजिनल मीनिंग जो होता है वो होता है चाहिए। एक और एग्जांपल यहां पर लेते हैं, वी सेड। अब आप देख रहे हो कि आई के बाद मैंने वी लिया है, क्योंकि आपको ये मालूम है कि आई और वी के साथ ही शैल लगता है, इसलिए मैंने आई और वी का एग्जांपल लिया। वी सेड वी शैल लीव बाय 9 PM। अब यहां पर वी के बाद सेड लिखा है यानी पास्ट है, तो इसको जब चेंज किए तो वी सेड दैट वी शुड लीव बाय 9 PM। तो बहुत अच्छे ढंग से आपको यह क्लियर हो गया कि क्यों हमने शैल को शुड बनाया। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ज्यादातर लड़के इसमें गलतियां करते हैं। आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, चाहे कहीं पर भी इसका यूज करते हैं, इसको बहुत ध्यान से याद रखना है। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, शुड इज यूज्ड आफ्टर द कंजंक्शन लेस्ट। पहले तो मैं लेस्ट का मीनिंग बता दूं आपको। लेस्ट का मतलब होता है ताकि नहीं, यानी कि इसमें नहीं शब्द ऑटोमेटिक छुपा रहता है। लेस्ट के साथ सिर्फ ताकि अर्थ नहीं होता, ताकि के बाद नहीं इसमें रहता है। यानी कि जब हम आप सेंटेंस लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, तो नहीं का प्रयोग हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें नहीं ऑलरेडी छुपा हुआ होता है। तो शुड का प्रयोग लिस्ट के तुरंत बाद किया जाता है आगे। ये मैं इसमें दिखाऊंगा आपको एग्जाम्पल में। आप देखिए, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, लेस्ट यू शुड फेल, ताकि तुम विफल नहीं हो जाओ, ताकि तुम फेल नहीं हो जाओ। तो ताकि और नहीं का प्रयोग एक साथ आ गया ऑटोमेटिक, यानी कि यहां पर अगर हम नॉट लगा देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि डबल नहीं हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा यह ख्याल रखना है कि लेस्ट का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है ताकि नहीं। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कड़ी मेहनत करो ताकि तुम्हें फेल नहीं हो जाना चाहिए, ताकि तुम फेल नहीं हो जाओ, ऐसे अर्थ में। बी क्विक, जल्दीबाजी करो, लेस्ट वी शुड मिस द बस, ताकि हम लोग बस मिस नहीं कर जाए, यानी कि हम लोग की बस छूट नहीं जाए। मिस करना मतलब छूट जाना यहां पे। तो ये रहा आपका रूल नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन। नाउ द लास्ट रूल, ये भी एक अलग है, इसका मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होने लगा आजकल। यानी कि शुड की जगह पे उसके इक्विवेलेंट में एक शब्द हम लोग यूज कर रहे हैं, दो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और वो है हैड बेटर।
दोनों का अर्थ, अगर आप शुड से भी सेंटेंस बनाएंगे वही अर्थ मिलेगा, हैड से ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जो हिंदी ट्रांसलेशन है थोड़े से भाव में अंतर हो जाता है, यानी कि उसका ट्रांसलेशन रूपांतरण थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन मीनिंग इंटरनल एक ही निकलता है। जैसे यू हैड बेटर गो होम नाउ, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं यू शुड बेटर गो होम नाउ, हैड बेटर की जगह शुड भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भाव में अंतर क्या हुआ कि यू हैड बेटर गो होम नाउ, अच्छा होता अब तुम घर चले जाते, यानी कि मतलब यह हुआ कि अब तुम्हें घर चला जाना चाहिए। तो हिंदी में अगर हमको बोलना है कि अब तुम्हें घर चला जाना चाहिए तो हम बोल सकते हैं यू शुड गो होम नाउ, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि अच्छा होता कि तुम्हें अब घर चला जाना चाहिए तो हम बोल देते हैं यू हैड बेटर गो होम नाउ। लेकिन बाह्य रूप से उसका हिंदी रूपांतरण अलग हुआ, ट्रांसलेशन अलग हुआ, लेकिन इंटरनल मीनिंग दोनों का सेम निकला। ही हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर, अच्छा होता कि वह एक चिकित्सक से, डॉक्टर से कंसल्ट करता, संपर्क करता, यानी कि ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो दोनों वाक्य जो है एक एडवाइस के फॉर्म में है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर के रूल में पढ़ा है कि एडवाइस जैसा भी काम करता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हैड बेटर एक शब्द समूह है जिसको कि हम इक्विवेलेंट मॉडल के रूप में शुड की जगह पर रिप्लेस करके भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने शुड को पढ़ लिया। अब आते हैं नेक्स्ट वुड पे, WOULD, वुड। वुड का जैसा कि शैल और शुड में मैंने बताया था कि विल का पास्ट वुड होता है, लेकिन फिर उसी सेंस में होता है जैसा कि मैं शुड में ही बताया था कि जब हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है तभी उसको हम पास्ट के फॉर्म में देखते हैं, विल का वुड पास्ट। अदरवाइज वुड का अपना जो शाब्दिक मीनिंग होता है वह होता है उम्मीद करना, आशा करना, होप करना, ऐसा अर्थ होता है। होप पास्ट में भी हो सकता है, होप प्रेजेंट में भी हो सकता है। मैं आपको क्लियर कर दूं तो वुड में होप के सेंस में, आशा के सेंस में अर्थ निकलता है। जैसे रूल नंबर 1 पे आते हैं, वुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स, पुरानी जो हमारी आदतें हैं, अतीत की, भूत की, जो हमारी पीछे की जो हमारी कुछ आदतें हैं उसको एक्सप्रेस करने के, उसको बताने के लिए वुड से हम बता सकते हैं। जैसे शी वुड कम टू मी एंड टॉक टू मी फॉर आवर्स, वह मेरे पास आया करती थी, मुझसे घंटों बात किया करती थी, अब नहीं करती है। अब वह ऐसा नहीं करती है, पहले किया करती है, यानी उसके पास्ट में एक हैबिट थी कि वह मेरे पास आया करती थी और मुझसे घंटों बात किया करती थी। तो यहां पर हमने वुड रख करके पास्ट के हैबिट को बता दिया। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल में। वुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न बोधक या प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उसमें जब हम किसी को विनम्र तरीके से किसी चीज का आग्रह करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो विल की जगह पे वुड का प्रयोग कर लेना ज्यादा विनम्रता को बढ़ा देता है। और कभी कभी तो विनम्रता में और भी विनम्रता बढ़ाने के लिए हम लोग प्लीज वर्ड का भी यूज कर लेते हैं। आप जो सेंटेंस एग्जाम्पल में दिया है उसको विल से अगर आप बोल देंगे तो वो भी सेंटेंस आग्रह माना जाएगा, रिक्वेस्ट माना जाएगा, लेकिन उसमें पोलाइटनेस जो है, विनम्रता जो है वो कम हो जाती है। तो यहां पर जब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि वुड यू कम टू माई हाउस दिस इवनिंग, क्या आप मेरे घर आज शाम आएंगे, तो यहां पर विनम्रता बढ़ी है, हम थोड़ा झुक कर, थोड़ा अदब के साथ, थोड़े रिक्वेस्टिंग ज्यादा मोड में ऐसा बोल रहे हैं। और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए हम लोग प्लीज भी लगा देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वुड यू डू दिस वर्क फॉर मी प्लीज, क्या आप इस काम को मेरे लिए करेंगे क्या, यानी कि हमने रिक्वेस्ट बढ़ा लिया, कृपया वर्ड यूज कर लिया, प्लीज वर्ड यूज कर लिया, यानी डबल रिक्वेस्ट का उसमें वो लगा दिया, पोलाइटनेस बढ़ा दिया। तो पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हमको विल की जगह पर वुड का प्रयोग कर लेंगे तो रिक्वेस्ट बढ़ जाता है। अब आते हैं रूल नंबर 3 में। वुड से कोई हमारी इच्छा है, कोई हमारी चाहत है, चॉइस है, प्रेफरेंस है जो पास्ट में थी या प्रेजेंट में है, दोनों स्थिति में हम उसको रख सकते हैं। जैसे ही वुड नो व्हाट हिज फ्यूचर इज, यहां इज लिखा है यानी कि प्रेजेंट टाइम को रेफर कर रहा है। ही वुड नो, उसे जानना चाहिए कि उसका भविष्य क्या है, ये इच्छा हो गई, उसे जानने की इच्छा होनी चाहिए, ऐसा सेंस अंदर से मिल रहा है।
उसको ये जानने की इच्छा होनी चाहिए कि उसका भविष्य क्या है। तो हम इच्छा, जानने की इच्छा, इतने सारे शब्दों को हम वुड से ही रेफर कर लेते हैं। He would know what his future is. उसको जानना चाहिए कि उसका भविष्य क्या है। ये प्रेजेंट टाइम को शो कर दिया। अब आते हैं एक पास्ट टाइम को ले लेते हैं। He would rather die than tell a lie. अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर rather डॉट डॉट than होता है, यानी कि rather एक कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म में लिया जाता है और आगे than यानी कि कंपेयर किया जाता है, दो चीजों से कंपैरिजन करने के लिए than लगाया जाता है। तो यहां पर would के साथ rather लिखा है, तो he would rather die than tell a lie, यानी कि अब ध्यान दीजिएगा, उसको एक झूठ बोलने की अपेक्षा बल्कि मर जाना चाहिए था। उसको झूठ बोलने की अपेक्षा बल्कि मर जाना चाहिए था। ये जो है एक प्रेफरेंस या चॉइस, यानी कि उसको ऐसा चॉइस बनाना चाहिए था। उसको झूठ बोलने का चॉइस नहीं बनाना चाहिए था, उसको झूठ बोलने का प्रेफरेंस नहीं बनाना चाहिए था, बल्कि मरने का प्रेफरेंस बना लेना चाहिए था। तो ये पास्ट टाइम को रेफर कर रहा है, वुड रादर डाई देन टेल अ लाई। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे, जो वुड को, जो मैंने पहले बताया था कि वुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन अनरियल सिचुएशन। वैसी सिचुएशन, पास्ट या प्रेजेंट की, अतीत या वर्तमान की वैसे सिचुएशन, वैसी स्थिति जो अनरियल हो, अस्वाभाविक सी हो, यानी कि कोरी कल्पना जैसी चीज हो। अब इसमें क्या दिखाते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज जरूर होता है, यानी कि जहां प्रिंसिपल क्लॉज होता है, वाक्य यानी कि दो वाक्यों का समायोजन है, बीच में कंजंक्शन लगा हुआ है, और वाक्य कैसा होना चाहिए, कंडीशनल क्लॉज होना चाहिए, यानी कि इफ से, कंडीशनल क्लॉज में खास करके इफ से बना हुआ सेंटेंस, इफ क्लॉज भी इसको बोलते हैं, या ऐसा सेंटेंस जिसमें शर्त हो, शर्तीला वाक्य है। तो इफ यानी कंडीशन, ये साइड में इफ क्लॉज है। अब मैं एग्जांपल पे आता हूं आपको। एग्जांपल देखिए, इफ आई वर अ किंग, यदि मैं राजा होता, तो ये कंडीशन हो गया, मैं राजा हूं नहीं, एक कोरी कल्पना है, एक अनरियल सिचुएशन है, एक अस्वाभाविक स्थिति बनी हुई है, हम कल्पना में डूबे हुए हैं कि इफ आई वर अ किंग। देखिए उसके नीचे अंडरलाइन करके लिखा है कंडीशनल क्लॉज है, ये कंडीशनल वाक्य है। कॉमा देके फिर लिखा है आई वुड मेक यू माई क्वीन, मैं आपको रानी बना लिया होता। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो मैंने दोनों वाक्य को अलग अलग करके अंडरलाइन करके उसके नीचे प्रिंसिपल क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज को दिखाया है उसको। तो इफ जिधर लगा है वो कंडीशन हो गया, शर्तीला वाक्य हो गया, और शर्त का फिर रिजल्ट दिखा रहा है कि आई वुड मेक यू अ क्वीन, यानी कि अनरियल सिचुएशन या इमेजिनेशन, एक पूरी कल्पना है, एक अस्वाभाविक स्थिति है, जिसमें हम लोगों ने इस वाक्य को ऐसे लिया है कि यदि मैं राजा होता तो मैं तुम्हें रानी बना लिया होता, यानी कि मैं ना राजा हूं मैं रानी बना सकता हूं, एक सिर्फ कल्पना मात्र कर रहा हूं। ऐसे कई वाक्य मिलेंगे आपको, यदि मैं चिड़िया होती तो मैं आकाश में उड़ती, लेकिन मैं चिड़िया नहीं हूं तो मैं आकाश में नहीं उड़ सकती, लेकिन इच्छा है। तो ये अनकंडीशनल एक बन रहा है इमेजिनेशन, एक अनरियल सिचुएशन बनता है दिमाग में। तो ये रहा रूल नंबर 4। आइए अब अंतिम रूल पढ़ते हैं इस सेशन का। वुड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ विल इन द पास्ट। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको कि वुड का विल की जगह पर प्रयोग होता है पास्ट के फॉर्म में, लेकिन शर्त यह होता है कि वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने वाले वाक्य में ही प्रयोग केवल होता है। तो यहां पर एग्जांपल्स मैंने लिया है। शी सेड आई विल स्टे देयर दिस डे। तो यहां पर देखिए शी सेड पास्ट फॉर्म में आई के साथ विल लगा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। जब मैंने इसे चेंज किया तो मैंने लिखा शी सेड दैट शी वुड स्टे देयर दैट डे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के कई नियम होते हैं। दिस डे को मैंने दैट डे लिखा। जब हम लोग उस सेगमेंट में जाएंगे, उस चैप्टर में जाएंगे तो विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको फोकस कहां करना है कि शी सेड ये इन्वर्टेड कॉमा के पहले पास्ट में है, इसलिए जब हम लोगों ने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो आई विल को शी वुड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि विल को वुड में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। शी सेड रीना विल नॉट डू इट। ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो रीना इस काम को नहीं करेगी, यानी कि विल। अब यहां पर जब चेंज किए तो फिर वैसा ही लिखा सी सेड, यानी कि सेड को देखते ही हमने दिमाग में बैठा लिया कि विल को वुड बनाना है। तो सी सेड दैट रीना वुड नॉट डू इट, यानी कि विल को मैंने वुड में कन्वर्ट कर दिया। ये इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज पढ़ा शुड को, आज पढ़ा वुड को, और इसको आप एक दो बार और भी पढ़ लेंगे
इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो बिल्कुल आपके दिल दिमाग पर ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, एकदम छा जाएगा, कभी नहीं भूलेगा वो चीज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और शेयर करें, और होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट सेशन में फिर आऊंगा आगे और भी मॉडल्स लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।